पोहे कहाँ से चल्लू है इंदौर में? पोहे चल्ले हुए रंजीत, पोहे चल्लू है अपने। रंजीत भैया इंदौरी कैसे बने? गुरु नानक देव जी महाराज कितने प्रभावित हुए इंदौर के आतिथ्य से और इंदौर से कि उन्होंने इंदौर को आशीर्वाद दिया। इंदौर का नाम इंदौर कैसे पड़ा और दादा ने क्या बताया मालूम? इसको मैं वहाँ से शुरू करता हूँ रंजीत जी की भारत के इतिहास में 3 महान नारियां हुई है। रणजीत जी नहीं, रणजीत। हाँ रंजीत। जब इंदौरी करने की शुरुआत करी थी मैंने, तब बिया का टिया। भिया काठिया अच्छा नाम है, भिया काठिया बहुत अच्छा। हाँ लाल बाल्टी कचौड़ी के कने रामबाग में तो वहाँ डायनासोर के अंडे निकले थे। जब इंदौर के सराफा में एक लूट हुई थी और वहाँ पे लुटेरों ने व्यापारियों की हत्या की थी। हाँ विलवान भैया राम, तो रंजीत भैया इंदौरी कैसे बने, इसकी शुरुआत की स्टार्टिंग बता रही हूँ। पहलवान तो सबसे पहले भैया की नज़र पड़ी थी सोशल मीडिया पे हमारे आदरणीय राजीव नेमा सर पे, और हमारे आदरणीय श्री श्री 1 करोड़ 8 परम पूज्य श्री पंकज क्षीरसागर दादा। तो दादा चिमटी खोल दो मेरे को, मतलब ऐसा यकीन ही नहीं हो रही है, ये रोंगे खड़े हो गए मेरे। तो आदरणीय पंकज क्षीरसागर दादा जिन्हें आदर्श मान के, और हमारे आदरणीय राजीव नेमा दादा जिनको सबसे पहले भैया ने इंदौरी करते हुए देखा था और उनसे प्रेरणा लेके उनकी नकल उतारने की कोशिश करी और छोटी मोटी पहचान आपके शिष्य ने बना ली है दादा। बहुत बेहतरीन पहचान बनाई तो है, छा गया है। तो आज मजाक मस्ती ठिलवाई तो होगी लेकिन जिम्मेदारी के साथ दादा, क्योंकि अपन तो क्या है कि किताबी कीड़े हैं या जो सोशल मीडिया पे ज्ञान मिल गया, लेकिन जिन्होंने इंदौरी को जिया है, इंदौर के इतिहास को जिया है, और जो वाकई में जानते हैं कि भैया इंदौर की पिक्चर कहाँ से चल्लू हुई थी ने अभी तक का इंदौर कहाँ से आया, तो दादा आज बहुत सारा गुरु मंत्र लेके जाएगा तुम्हारा छोटा भाई। जो मर्जी वो बताया जाएगा, आप तो पूछो। पेलम पेल में ये पूछूंगा, इंदौर का नाम इंदौर कैसे पड़ा, और दादा ने क्या बताया मालूम? नहीं मालूम। इंदौर की शुरुआत लोग बोलते हैं कि कुछ दशक पहले की मतलब 100 200 250 300 500 साल पहले की थी, लेकिन दादा ने आज मेरे को बताया हड़प्पा कालीन इतिहास है अपने इंदौर का भैया। तो दादा थोड़ा सा इंदौर का इतिहास। बिल्कुल, जो इंदौर का एक इतिहास कहते हैं कि इंदौर के में जो 1715 के आसपास यहाँ पर होलकरों ने, जिनका जो कंपेल से आए और फिर उन्होंने यहाँ पर इंदौर की स्थापना की। लेकिन जो हमारे पुरातत्व वेत्ता हैं जो उज्जैन में हैं, जिनके नाम से श्री वाकणकर जी हैं, और उन्होंने और एक दीक्षित जी थे जो भी पूर्व उप संचालक थे पुरातत्व विभाग में, इनका एक शोध है और वो शोध यह कहता है कि जो अपना वर्तमान में आज़ाद नगर है वहाँ पर खुदाई हुई थी जिसमें हड़प्पा कालीन चीज़ें मिली हैं। तो आप मान सकते हैं कि इंदौर की जो सभ्यता है, जो इंदौर की जो स्थापना है या वो तब की है। और एक और उल्लेख करना चाहूँगा मैं, जब गुरु नानक देव जी महाराज जो सिख धर्म के गुरु हैं, श्रद्धेय बहुत है, पूजनीय वंदनीय है, सन 1499 होगा या 1500 होगा, इन दोनों में से एक है, वे जब देशाटन पे निकले थे, जब चाहे भारत में जो भी गुरु परंपरा है उन्होंने सबने भारत को जानने के लिए देशाटन किया है। तो गुरु नानक देव जी महाराज साहब भी गए थे और उन्होंने इंदौर में जो अपना राजबाड़ा है वहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पे श्री गुरुद्वारा इमली साहब है, वहाँ पर पहले इमली के पेड़ होते थे। ओहो। और उससे थोड़ी दूर पे आगे पे जो अभी वर्तमान में हमने नाला बना दिया है, वहाँ पहले नदी थी और जो काहन नदी है वो भी कल कल बहती थी। वो तो 1960 तक की बात है कि 70 तक की, तब वहाँ अच्छा पानी था 60। लेकिन उस समय की बात करता हूँ तो भी इंदौर शहर था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि जब आप प्रवास पे जाते हैं तो आसपास गांव होता है, वहाँ रुकते हैं गांव के बाहर, ऐसे महापुरुष और ऐसे लोग करते हैं। तो तब जुनी इंदौर रहा होगा और तब हरसिद्धि मंदिर का क्षेत्र रहा होगा, और चूँकि वहाँ पर इमली के पेड़ थे, गुरु नानक देव जी महाराज इतने प्रभावित हुए इंदौर के आतिथ्य से और इंदौर से कि उन्होंने इंदौर को आशीर्वाद दिया और फिर वो यहाँ से प्रस्थान कर गए। तो गुरु नानक देव जी की जहाँ पे चरण पड़े वहाँ पर गुरुद्वारा इमली साहब है। ओहो। तो भैया मतलब ये देखो फिर से गूस बम्स आ गए हैं। ये जो तथ्य बताया, जो इतिहास काफ़ी वरिष्ठ लोग जानते होंगे लेकिन मैंने तो पहली बार सुना है दादा। तो आदरणीय गुरुदेव को तो प्रणाम करना चाहूँगा, और ये मेरे लिए नई बात है कि आदरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरण इंदौर में पड़े थे और गुरुद्वारे का भी ये इतिहास रहा है। बिल्कुल, इंदौर में एक और बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गुरु थे समर्थ रामदास जी, उन्होंने यहाँ पर बजरंग बली जी की स्थापना की थी। ओहो। तो आप सोच सकते हैं। और इंदौर का एक महत्व ऐसा भी बढ़ जाता है कि हमारे इंदौर से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पे एक पेशवा का जन्म हुआ है और करीब 100 किलोमीटर की दूरी पे
पेशवा जो बालाजी बाजीराव पेशवा है, जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी, और उन्होंने वो लड़ाई में हारे थे, लेकिन 10 साल बाद मराठों ने दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया था। और उनका जो यहाँ पर अंतिम जो समय था, उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, उनकी मृत्यु हुई थी रावेर खेड़ी में। और एक और महान महत्व तो यह है कि हम बाबा महाकालेश्वर और बाबा ओंकारेश्वर जी के आशीर्वाद से उनके बीच में स्थापित हैं, और माँ नर्मदा हमें आशीर्वाद देने स्वयं आती है। और जैसे बात हुई है भोले बाबा की, तो भोले बाबा का नाम है, और हमारी आदरणीय माता जी परम पूज्य श्री अहिल्या देवी होलकर जी, जिनके हम सब बच्चे हैं और जिनकी नगरी में हम रहते हैं, जिनका आशीर्वाद है, और दो ही भाई उनके झांकी मंडप के पीछे का जो राज है। तो माता राम का जो इतिहास रहा है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात करी थी कि माता जी की प्रतिमा जो राजवाड़े के सामने है, उसको उस स्थान से हिलाया था तो कुछ अकाल पड़ा था। और इसके अलावा एक पॉइंट दादा ने ये भी बताया, जैसे अपने को लगता है कि माता जी हमारी महारानी जी थी, अपना राजवाड़ा है तो वो शायद यहीं निवास करती थी, और राजवाड़ा उनका महल था तो वो यहाँ रहते थे। लेकिन दादा ने बताया कि माता राम अपने महेश्वर में निवास करती थी, और कुछ एक बारी वो अपने इंदौर में आई हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी अनोखी और नई बात है दादा। इसको मैं वहाँ से शुरू करता हूँ रणजीत जी, कि भारत के इतिहास में 3 महान नारियाँ हुई है। रणजीत जी नहीं, रणजीत। हाँ रंजीत। भारत के इतिहास में 3 महान नारियाँ हुई है, तो मैं उनके कालखंड के हिसाब से बात करूँगा। तो सबसे पहले माता जीजाबाई, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ थी, और उन्होंने एक माँ कैसी होती है कि जो शिवाजी जैसे पुत्र को जन्म देती है और फिर उसको वो छत्रपति शिवाजी बनाती है। तो हिंदवी स्वराज की जो स्थापना करते हैं वीर शिवाजी, और उनमें उनकी इस धर्म स्थापना में, इस राज्य कायम करने में देवी माता जीजाबाई का हाथ था। तो सबसे पहले मातृत्व का उदाहरण। उसके बाद में मैं आऊँगा कृतित्व का, मतलब डीड्स का, मतलब एक्शंस का। तो कालखंड में जीजा माता के बाद में आई देवी अहिल्याबाई होलकर, और अहिल्या माँ साहब ने, तो आप समझिए कि तब देश में पेशवा और मराठाओं का प्रभुत्व था, और इस कालखंड में उन्होंने भारत में बद्री केदार से नीचे रामेश्वरम तक, और पश्चिम में द्वारका सोमनाथ से पूर्व में जगन्नाथपुरी तक सभी तीर्थ स्थलों का विकास किया, मंदिर बनवाए। जो मुगलों ने जिन मंदिरों का विध्वंस किया था, उनका उन्होंने पुनर्निर्माण किया। यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनाई और रास्ते बनाए, कुएं बावड़ियाँ बनाई, मंदिरों में पूजा का प्रबंध किया, और साथ ही साथ में भोजन की व्यवस्था की। तो देवी अहिल्याबाई होलकर, जिनका राज्य भले ही छोटा था, लेकिन उनका कार्य भारतवर्ष की, भारत भूमि जितना बड़ा है, तो भारत के इतिहास में इसीलिए उनको पुण्य श्लोका प्रातः स्मरणीय देवी अहिल्याबाई होलकर कहते हैं। और उस समय में दादा लड़कियों की पढ़ाई को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। तो मैंने कहीं पढ़ा है कि उनके पिताजी ने उनको पढ़ाया और उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पे जोर दिया था। ये बिल्कुल अहिल्या माँ साहब के जीवन में उनके पिता से ज़्यादा, क्योंकि बहुत पहले बहुत अल्प आयु में ही लड़कियों की शादी हो जाती थी। तो देवी अहिल्याबाई का जन्म जो हुआ है वो महाराष्ट्र में जो देवी अहिल्या नगर है, जिसका पूर्व नाम अहमदनगर था, वहाँ पर चौंडी नामक गांव में हुआ था। तो माँ साहब के जन्म 3 शताब्दी है अभी, और हम उसका पूरा इंदौर ही नहीं पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। तो माँ साहब का जन्म हुआ, और फिर वहाँ पर जो माँ साहब के ससुर है, उन्होंने एक बिटिया को शिवलिंग बनाते हुए और पूजा अर्चना करते हुए देख लिया, और उन्होंने वही निश्चय कर लिया कि इस बिटिया को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा। तो चूँकि माता जी के, देवी अहिल्या माँ साहब के पति का बहुत अल्पायु में निधन हो गया था, तो उनके ससुर ने देवी अहिल्याबाई होलकर को एक तरह से प्रशिक्षित किया, उन्हें ट्रेंड किया कि और उनके ऊपर एक डोनाबेली नामक एक कवि है। आप इंदौर में जब राजवाड़े पर माँ के दर्शन करने जाएंगे तो उनके प्रतिमा स्थल पर वो कविता अंकित है कि 30 वर्ष के उनके शासनकाल में कैसा उन्होंने कार्य किया, कैसे वो चहुँ दिशाओं में उन्होंने न्याय स्थापित किया। एक अद्भुत और वो परम श्रद्धेय हैं, तो हमारे लिए बहुत आदरणीय रहेंगी। दादा न्याय की बात हो रही तो कई शायद भ्रांतियां हैं, जैसा आपने कहा कि नाटकों में या धारावाहिकों में या किताबों में एक कहानी कही जाती कि उन्होंने अपने पुत्र को हाथियों से कुचलवा दिया था। बिल्कुल, वो क्या सच है या देखिए इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती कि उन्होंने अपने पुत्र को हाथी के पैर के तले कुचला था, लेकिन उनके पुत्र जो थे वो, चूँकि माँ साहब इतनी विराट व्यक्तित्व की, इतनी न्यायप्रिय और एक देवी तुल्य थी, तो उनके सामने हम सब ऐसे ही रहेंगे, उच्छृंखल ही रहेंगे उनके सामने। तो
तो उनके पुत्र जो थे वो उच्छृंखल थे, उन्होंने अनुशासनहीनता की थी। माता जी को ये कई मराठी सीरियल्स में और हिंदी सीरियल्स में भी यह आया है, लेकिन उनको अनुशासित और दंडित जरूर किया था, लेकिन इतना ऐसा दंड वो दे नहीं सकती, जो मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि इतने बड़े हृदय की महिला है वो ऐसा कभी नहीं कर पाएंगी। और दादा एक मेरा पर्सनल सवाल है, उत्साह है अंदर कि मैं जब भी दुखी होता हूँ, जब मैं एक बार डिप्रेशन में गया था, शायद आपको मैंने बताया है, मैं एक बिल्कुल। समय बड़े डिप्रेशन में था, जब इंदौरी करने की शुरुआत करी थी मैंने, तब मैं माता राम जी की प्रतिमा के सामने गया और मैंने उनसे बस एक निवेदन किया कि माता राम मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, और वाकई में मेरे झांकी मंडप हो गए। और अभी मैं मतलब ब्रेक लग गया था, मेरे प्रमोशन में ज़्यादा लग गया था, बट मैं इंदौरी के लिए आना चाहता था, तो अभी मैंने दोबारा से इंदौरी कंटेंट शुरू करें, दोबारा से मैं माता राम से अनुमति लेके आया कि माता जी मैं अपनी मेहनत करने जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद अपने बेटे के माथे पे बना के रखना। तो आपने एक कहानी बताई थी कि माता जी की प्रतिमा को उस स्थान से हटाया गया था, तो उस समय अकाल पड़ा था, वो क्या कहानी है? देखिए, वो देवी अहिल्याबाई की जो प्रतिमा स्थल है वो कोई एक प्रतिमा नहीं है, वो एक प्रतिमान है इंदौर का, है ना, जो हमारा सम्मान है। तो माता जी जहाँ स्थापित है वो एक जागृत जगह है। फिर क्या हुआ, बीच में इंदौर के राजवाड़े को कंपन आ रहे हैं या ऐसी बातें होने लगी, और ऐसा तय किया कि राजवाड़े के सामने एक चौकोर उद्यान होता था, बड़ा सुंदर था वो, वहाँ पर हाथी बने हुए थे। लेकिन आपको तो पता है हमारे इंदौर में निर्माण कैसा होता है, तो किसी से डिज़ाइन करवाया गया। और जब मैं अखबार में ट्रेनी क्राइम रिपोर्टर था, सन 2000 या 2001 के आसपास की बात है यह, और मैं रात को 1 बजे पेपर से आ रहा था, तो मैंने देखा राजवाड़े पर भीड़ लगी है। तब तो मोबाइल कैमरे होते नहीं थे, कैमरे वाले मोबाइल नहीं, तो आपको वीडियो वायरल मिल जाता, अखबार के संदर्भ में फ़ोटो मिल जाएगा। तो टेंट हाउस की पुरानी गादियों से माता जी को के प्रतिमा को लपेट के उसको क्रेन से उठा के रीलोकेट किया गया, उसको राजवाड़े के द्वार के वहाँ पर स्थापित किया गया था। लेकिन उसका परिणाम हमने ऐसा भुगता रंजीत कि उस साल इंदौर में बारिश ही नहीं हुई, मुझे याद है। और आपको मैं एक बात बताऊं कि माँ साहब के आशीर्वाद से इंदौर में कोई भूखा नहीं सोता है। अपन कहते हैं ना अहिल्याबाई के शहर सभी में जानते हैं दादा, आपको भोजन मिलेगा। तो ऐसी माँ साहब ने, फिर समझ में आया हमारे लोगों को, जिन नेताओं ने यह किया था बहुत गलत किया था, उनको सबक मिला सबको, माता जी को पुनः उनके स्थान पर स्थापित किया है, उनके ऊपर एक छत्र लगाया गया है। और आप देखिए, आप सुबह जाइए वहाँ पर, आपको दीप लगा हुआ मिलेगा, कोई इंदौरी वहाँ पर आके उनका हार डालेगा, वो फ़ोटो नहीं खिंचवाएगा लेकिन हार डालेगा और वो उनको प्रणाम करके जाएगा। तो जो इंदौर के मूल लोग हैं वो वहाँ से जाते समय आते समय अपने आप उनके सामने शीश झुका के जाते हैं। तो दादा ये तो हो गई हमारे इंदौर के इतिहास की बात, छोटा सा उस इतिहास से खसक के थोड़ा सा आगे आएंगे, अपन सराफे की गलियों की बात करेंगे कि उनकी शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद में इंदौर में सबसे पहले पोहे कैसे चल्लू हुए, और भी जितनी भी दादा ने समेटा हुआ है अपने झोले के अंदर, वो एक एक करके निकालेंगे अपन बाहर। लेकिन टाइम कम है, तो दादा समय समय पे अपने कार्यक्रम में दिखते रहेंगे। कार्यक्रम का कोई नाम नहीं है दादा, बिया का ठिया। बिया का ठिया अच्छा तो, नाम है, बिया का ठिया बहुत अच्छा नाम हाँ, इंदौरी नाम है। लेकिन एक पॉइंट छूट गया था जो मेरे अंदर में कुलबुल कर रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की बात करी थी, और अभी आपने बताया दादा वहाँ रहते हैं लाल बाल्टी कचौड़ी के कने रामबाग में, तो वहाँ डायनासोर के अंडे निकले थे। हाँ, वो पॉइंट छूट गया, वो पॉइंट छूट गया। तो डायनासोर के जो अंडे निकले थे वो लोखंडे पुल है। लोखंडे पुल जो है वो रामबाग क्षेत्र को स्नेलतागंज से जोड़ता है, जो कान नदी के ऊपर बनाया है। तो लोखंडे पुल जहाँ पर है उस स्थान पर उत्खनन में डायनासोर के अंडे भी मिले थे। ओहो। हाँ। तो मतलब इंदौर का जो इतिहास है इतना प्राचीन है, हड़प्पा संस्कृति वाला जो आपने बोला था। बिल्कुल। तो दादा सबसे पहले जो इंदौर की पहचान बन गया है, या जो पर्यायवाची बन गया, इंदौरी पोया, पोए बोलते हैं अपन। इंदौरी व्यक्ति हाथ खा जाता था पोए। पोए पोए कहाँ से चल्लू है इंदौर में? पोए चल्ले हुए रंजीत, पोए चल्लू है अपने प्रशांत वाले जोशी जी होंगे कि नहीं, हाँ। इन्होंने अपने घर का, अपन तिलक पट पे रहते हैं, तो वहाँ पे तिलक पट पे इन्होंने अपने एक उपहार ग्रह करके दुकान डाली थी पोए की। उपहार? और हाँ, और इंदौर में मतलब वो फादर ऑफ द पोहा वही कहलाएंगे। तो लेकर आया वो, और फिर वो मतलब ऐसे इंदौर के मन को भाई भैया कि आप पूछो नहीं भैया, मतलब अब तो हर गली में हर घर में पोहे मिलते हैं बॉस। तो फिर पोहे के साथ में धीरे से वो मिसल पोहे थे, तो उसका अपन ने इंदौरी नाम उसल पोहे कर दिया। उसमें झन्ना तरी डल गई,
फिर उसमें धीरे से सेव आ गई, रतलामी सेव, उज्जैनी सेव, मोटी सेव, डबल लौंग की और- सेव, फिर उस पर कतरे हुए प्याज डल गए, धनिया डलने लग कोथमीर, गया, कोथमीर। कोथमीर, और फिर उसमें दिया नींबू निचोड़ के। तो पोहे जो है वो लाल टपका देते हैं। मेरे को भूख लगने लग गई यार दादा, अभी 8 बजे का टाइम है और आपने फिर पोहे तो कभी भी खा सकते तो हैं। मेरे को फिर अब है ना सीधे पहुंचूंगा मैं तो अपने इंदौर के सराफा बाजार में। बिल्कुल। सब सोने चांदी की दुकान, उनके शटर गिर गए होंगे ना। अभी जी थोड़ा टाइम है, आधा घंटा। तो ये कैसेट कहाँ से चल रही है दादा कि दिन में सोना चांदी बेचो ना, शाम को रोटी पानी निपटाओ मजाक। बिल्कुल, ये भी बड़ी कहानी है इंदौर के फूड मार्केट की। मैं आपको बताऊं कि पहले इंदौर जो शहर था वो आप समझ सकते हैं कि 19वीं सदी के शुरुआत में जो हमारे इंदौर का MY हॉस्पिटल है, महाराजा यशवंत राव, और जो प्रिंस यशवंत रोड है, तो प्रिंस यशवंत मतलब यशवंत राव महाराज के नाम से, तो वो बहुत विजनरी आदमी थे। अब आप सोचिए कि इंदौर का यशवंत सागर जो तालाब है, जो इतनी बड़ी लेक है, आप उस पर इंदौर के ऊपर एक बहुत बड़ा उनका वाटर सप्लाई बॉडी वहाँ से हमारा, तो उन्होंने उसकी सोच रखी, उसकी नींव रखी और उसको बनाया। उसके बाद में ऐसा हुआ रंजीत कि इंदौर में यशवंत राव महाराज साहब के पास में इंदौर के कुछ समाज सेवी जो हैं वो पहुँचे कि हम एक बड़ा अस्पताल बनाना चाहते हैं। और तो महाराज साहब ने पूछा आपकी क्या उम्मीद है, तो बोले आप हमें 2 लाख रुपए दे दीजिए। लेकिन महाराज साहब ने कहा ठीक है। तो उनको बोला ठीक है, आप पूरे शहर से पैसे ले आइए, जितना शहर पैसा देगा उतना मैं भी पैसा दूँगा। पर ऐसा हुआ, वो शहर से पैसा लेकर गए, लेकिन यशवंत राव महाराज ने उनका पैसा लौटा दिया और कहा ये अस्पताल मैं बनाऊंगा। तो आज जो इंदौर का यशवंत राव अस्पताल है, जो पूरा परिसर है, सामने का जो जावरा कंपाउंड का क्षेत्र है, वो इतनी बड़ी पूरी ज़मीन भी यशवंत राव महाराज ने दी। और तब उन्होंने ब्रिटिश आर्किटेक्चर के साथ में वहाँ के अस्पताल, वहाँ आज भी आपको बहुत सारे मेड इन इंग्लैंड के टूल्स मिलेंगे, मेडिकल के, सर्जरी के, हाई क्वालिटी के। वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाई है। तो आप सोचिए कि जिस बिल्डिंग को बनकर करीब करीब 60-70 साल हो गए हैं, और आज भी वो इंदौर शहर की सबसे अच्छी बिल्डिंग्स में से एक है कि जहाँ पर एक्सपांशन हो रहा है, और वहाँ इतनी जगह छोड़ी है कि वहाँ पर नए बिल्डिंग के लिए भी प्रावधान है। तो समय से बहुत आगे की सोच रखी थी। इंदौर शहर में हम आज बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, लेकिन यशवंतराव महाराज साहब ने गिडलीज के साथ में बैठ के अर्बन मास्टर का, सिटी प्लानिंग का प्लान लाया था, और तब उन्होंने लोगों को डिस्टेबलाइज करके नई जगह दी थी। साथ में इंदौर में स्नेहलतागंज, मनोरमागंज, उषागंज ऐसे क्षेत्र बनाए। ये सब इंदौर की राज परिवार की जो सदस्या नहीं है उनके नाम पर है। स्नेहलता राजे के नाम से, मनोरमा राजे के नाम से, उषा राजे के नाम से। अरे वाह। तो बहुत ही प्लॉटिंग किया गया था, वहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ वाटर सप्लाई था। तो इंदौर शहर बहुत समय के आगे का शहर है। मैं बहुत सारी जानकारी दूंगा आपको आगे के एपिसोड में। हम इंदौर से जुड़ी बहुत बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। बस एक अंतिम बात है, अंतिम विषय है दादा, कि आप तो वरिष्ठ हैं और मैं भी 90 के दशक का छोड़ा हूँ, तो मैंने वो पुराना इंदौर देखा है। मतलब टीवी मेरे सामने आई, पहले रेडियो चलता था, ब्लैक एंड वाइट शटर वाली टीवी आई, वो मेरे सामने आई। कच्चे घर में, मैं दूधिया गांव से हूँ, देवगुराड़िया के कने, कच्चे मकान में रहते थे अपन। देवगुराड़िया, देवगुराड़िया मतलब गरुड़ तीर्थ। क्या नाम है? गरुड़ देवगुराड़िया है। गरुड़ तीर्थ कैसे? इसका नाम, मूल नाम गरुड़ तीर्थ है। और जो गुटकेश्वर महादेव महाराज हैं वहाँ पर, जिसपे सतत अभिषेक करती है धारा, जो गोमुख से उनके ऊपर अभिषेक होता है, उसका धार कम हो रही लेकिन सतत है, निरंतर है। तो ऐसा कहते हैं कि जब तक वहाँ पे धार चलती रहेगी ये इंदौर शहर रहेगा। तो देवी अहिल्या माँ साहब का उल्लेख पुनः करूँगा मैं। अहिल्या माँ साहब अपने जीवन काल में मात्र 3 या 4 बार इंदौर आई है। वो महेश्वर में विराजमान थी, और माँ साहब की जो छतरी है वो वहीं पर है जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। वहाँ पे जाके भी आप दर्शन कीजिएगा। तो माँ साहब जब यहाँ पर आई 3 या 4 बार, तो एक प्रसंग बहुत अच्छा नहीं था, जब इंदौर के सराफा में एक लूट हुई थी और वहाँ पे लुटेरों ने व्यापारियों की हत्या की थी। तो देवी माँ समीक्षा करने के लिए महेश्वर से यहाँ पर आई, और उन्होंने छतरी बाग जो है हमारा, उनके राजवंश के परिजन हैं, उनकी छतरियों के बीच में छोलदारियों में रहीं वो, और घोड़े पर बैठ के गरुड़ तीर्थ, मतलब आज के देवगुराड़िया पे शिव जी के दर्शन करने गई थी। ओहो। तो ये मैं देवगुराड़िया के कने रहता हूँ, और ये इतिहास भी मुझे आदरणीय दादा के खजाने में से मिल रहा है। तो दादा मैं सब निकालूँ हाँ।
तो मैं जहाँ पे छोड़ा था कि भैया कच्चे मकान में रहता था दादा, कबेलू वाला, डिक्स की छतरी बाद में लगी और नीचे वो फर्शी लगती थी, और डबल मंजिल मकान भी रहते थे तो गार्डर फर्शी वाले रहते थे। हाँ, मेरा घर है आज भी, मेरे घर में सब ओह। आपको हर चीज मिल जाएगी। कबेलू वाले मकान होते कबेलू थे, होते थे पहले है ना। छत पे। और गिने चुने रिश्तेदारों के कने फोन होता था, वो भी मार्केट में। मैं तो गांव से था, तो एक बार मतलब फोन उठा लिया तो टुर्र करके आवाज आती थी, तो हम बड़े खुश हो गए थे। कैमरा बड़ा रेयर होता था, फ्रिज तो देखने को ही नहीं मिलते थे, मतलब कल्पना करते थे। आवश्यकता भी नहीं थी इंदौर में। हाँ। इंदौर में शब मालवा होता था, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता नहीं था। इतना आधुनिक नहीं था, और रेडियो चलता था, और हमारे यहाँ तो दूरदर्शन ही आता था, और आधे टाइम तो गांव में बिजली नहीं रहती थी। तो वो अभाव की दुनिया थी, मतलब घूमने फिरने के लिए सिर्फ टेम्पू रहता था, टेम्पू वर्चुअल अपना। तो वो अभाव की दुनिया थी, लेकिन मन में खुशी होती थी, एक उमंग होती थी, सब लोग मिलते थे और बहुत अच्छे से त्यौहार मनाते थे, रिश्तेदारी निभाते थे, जितना मिल जाता था खाते पीते, लेकिन प्रकृति के साथ में रहते थे। जैसे कि अभी झाड़ पेड़ पे जितने भी फल फ्रूट अपने आप ही गिर रहे हैं, कोई तोड़ने वाले ही नहीं बचा। तो आदरणीय पंकज दादा का जो सपनों का इंदौर था, और जो वर्तमान इंदौर है, और आने वाले इंदौर से हमारे दादा क्या अपेक्षा रखते हैं, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और क्या विजन है कि आने वाला इंदौर जितना भी है, बट कैसा होना चाहिए? मेरा ये मानना है कि इंदौर शहर का जो कैरेक्टर है ना, वो बना रहना चाहिए। लोग आएँ यहाँ पर और वो अपना काम धंधा करें, पढ़ाई करें। तो हम लोग केवल लोगों के लिए पैसा कमाने की जगह नहीं बनना चाहिए। तो इंदौर शहर की जो संस्कृति है, और इंदौर शहर ने जो एक इतने दशकों का या कहिए कई पीढ़ियों का परंपराओं का समावेश किया है अपने आप में। हम मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाते थे, यहाँ पर कॉटन मिल्स होती थी। उसके बाद में हमने एक बहुत बड़े ट्रेडिंग हब के तौर पे अपने आप को एस्टैब्लिश किया था। एशिया की सबसे बड़ी यहाँ पर सिल्वर मंडी होती थी, और रेडीमेड गारमेंट का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंदौर। फार्मा के मामले में इंदौर का जो इंदौर जोन कहलाता है, वो पूरे देश में दूसरे नंबर पर आता है। बड़ौदा पहला होता है, हम दूसरे नंबर पर आते हैं। तो एक बहुत आधुनिक और अच्छा शहर रहा है इंदौर, लेकिन इसका जो बेतरतीब विकास हो रहा है, जो मेरा मानना है कि केवल विकास की दौड़ में दौड़ा कर इंदौर को थकाना नहीं चाहिए। इंदौर को इंदौर ही रहने दें आप, तो बहुत खुशी होगी। और एक आखिरी पॉइंट दादा, कि अपना इंदौर पहले कल्चर के मामले में नंबर 1 था, उसके बाद में इंदौर का खाना फेमस हुआ, इंदौर की कपड़ा मिल्क का तो आपने बता ही दिया कि एक पहचान हुआ करती थी। फिर धीरे से अभी इंदौर सफाई में नंबर 1 आ रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ। पढ़ाई लिखाई के मामले में लोग पहले दिल्ली बम्बई बड़े बड़े शहर में जाते थे, बिजनेस करने जाते थे, तो पढ़ाई और बिजनेस दोनों का भी हब बन चुका है इंदौर। और अभी तो मतलब इंदौर को देश की राजधानी के रूप में भी देखा गया था। वो गलत है, वो सोशल मीडिया का जो पोस्ट था कि अच्छा, वो गलत है? बिल्कुल एक नहीं। न्यूज़ में देखा था, नहीं, न्यूज़ चैनल में। वो सब बिना सोचे समझे परोसी गई न्यूज़ थी वो। हाँ। तो इंदौर वैसे भी देश की राजधानी बनने के लिए हमारे भौगोलिक स्थिति नहीं है। अच्छा। तो हम पश्चिम की तरफ है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश में, लेकिन पश्चिम में। तो देश की राजधानी देश के मध्य में होना चाहिए। तो ऐसे कई बार चर्चाएं होती हैं कि दिल्ली से राजधानी हटाई जाएगी या नहीं। ऐसा होगा नहीं, मुझे नहीं लगता। हम तो नहीं देख पाएंगे, हम दिल्ली में राजधानी देखेंगे। और भारत का विस्तार होना चाहिए। हाँ। तो फिर अपन उप राजधानियां स्थापित करेंगे आसपास के देशों में। भगवान करे ऐसा हो, ऐसा मोदी जी के शासनकाल में हो। तो जिस तरीके से इंदौर अभी तरक्की के रास्ते पे है, लेकिन कई सारी चीज़ें हमने नेगेटिविटी के तौर पर भी देखा है कि इंदौर में नशाखोरी भी हमने देखी है। और जैसे इंदौर मुंबई और इस तरह के बड़े शहरों की तर्ज पे आया, तो बाहर से भारी मात्रा में लोग आके बस रहे हैं, बाहर के बच्चे आके पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ का कल्चर, लेकिन कल्चर में अंतर आ रहा है। लेकिन इंदौर अब वो वाला पहले सरी का इंदौर नहीं रह गया। तो बस इंदौर में किस सुधार की आवश्यकता है? ये जो है ना, पहले सरी का इंदौर नहीं रह गया, ये ऐसा नहीं हो। ये मेरी, आपकी और पूरे इंदौर वासियों की जिम्मेदारी है कि इंदौर को इंदौर रहने दें हम लोग। और आपको जानकर अच्छा लगेगा रंजीत कि गणपति उत्सव का जो है, लोकमान्य तिलक महाराज ने वहाँ से शुरू किया था बम्बई। और मैं आपको एग्जैक्ट ईयर जो है वो इंदौर में कब से शुरू हुआ था, वो एक किसी एपिसोड में इंदौर के गणपति उत्सव पे बात करेंगे, बड़ी विस्तार से बात करेंगे। तो वहाँ से इंदौर आया। तो उस परंपरा को आज भी इंदौर की जो बंद पड़ी मिलें हैं, वहाँ के मजदूर निभा रहे हैं। इंदौर के शासन, इंदौर की सरकार जो इंदौर में नगर निगम है, इंदौर विकास प्राधिकरण है, जिला प्रशासन है, मध्य प्रदेश सरकार है, ये लोग सहयोग कर रहे हैं। इंदौर के स्थानीय व्यापारी भी सहयोग करते हैं उसमें। और आसपास के गाँव से आज भी इस मोबाइल टीवी और इंटरनेट के ज़माने में लोग
इंदौर की सड़कों पे उस रात रात जगा होता है। इंदौर के रंग पंचमी की गेर में 5 लाख लोग होते हैं। मैं कमेंट्री करता हूँ, मैं राजवाड़ा की प्राचीर से उन दृश्यों को अपनी आंखों से देख के सबको सुनाता हूँ, तो वो एक अद्भुत नज़ारा होता है, वो कायम है। इंदौर में नवदुर्गा जो है वो देवी माँ की पूजा तो शताब्दियों से हो रही है, सनातन परंपरा है, तो आप पीछे उसको आंक नहीं सकते कब से हो रही है। लेकिन जो नवदुर्गा के जो गरबों का स्वरूप है, जो गुजराती समाज लेकर आया, तिलक पथ पे होते थे, लाल गली में होते थे, वल्लभ नगर में होते, वो गरबे हुए, उसका विस्तार हुआ, तो उसको दशहरा मैदान के गरबे, कनकेश्वरी माँ के गरबे और पूरे शहर भर में फैले वो। और उसके बाद में इंदौर की जो उत्सव प्रियता है, जो कि हर चीज़ को सेलिब्रेट करने की, हर बार हम पाकिस्तान से जीतकर राजवाड़े पे आते रहेंगे। ये परंपरा है भैया। तो भैया आत्मा बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रही है, कलेजा लीवर फेफड़ा बिल्कुल गवाह नहीं दे रही है, लेकिन घड़ी अलग नहीं मान रही भैया। तो आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है, जो मेरे गुरु तुल्य बड़े भैया, जिनको मैं कभी देख के प्रेरणा लिया करता था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि उनके रूबरू बैठ के उनसे इस तरह से बातचीत कर पाऊँगा। तो दादा हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे, और जो भी इंदौर के नए नए तथ्य, जब जब दादा का आदेश होगा या मेरे मन में कोई सवाल होगा, तो दादा को हमारे शो पे लेके आएंगे। और दादा एक बार फिर से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि परम पूज्य गुरु जनों का आशीर्वाद रंजीत भैया के माथे पे बना जय श्री महाकाल। हमारे सब पे आशीर्वाद रहा, अहिल्या माँ साहब का पूरे इंदौर पे रहे, बस यही तो है। एक बार बड़े भैया और भैया के पट्टे की भैया आओ। कलेक्टर साइड में हट जा। दादा पहलवानी वाली बात कर रही है क्या तू? एक बात में खोपड़ा खोल दूंगा तेरा। चलो बाहर का नौलक्खा इन्विटेशन।